हेलो बच्चों, मुझे लगता है कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो कक्षा 11वीं की पढ़ाई है वो ठीक चल रही होगी। टाइम टेबल से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कीजिए। निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। अब आज हम देखते हैं, प्रश्न है तापीय प्रसार या ऊष्मीय प्रसार का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो इसमें देख लीजिएगा। उत्तर पहला जो है, आपने देखा होगा कि दो जो रेल पटरियां होती हैं उनके बीच में एक रिक्त स्थान छोड़ा जाता है, जिससे गर्मी के दिनों में पटरियां टेढ़ी न हो जाएं। आप जानते हैं कि गर्म होकर चीज़ें फैलती हैं, तो दो पटरियां जो हैं अगर वो स्थान नहीं छोड़ेंगे तो एक दूसरे को धक्का देंगी और टेढ़ी हो सकती हैं। इसलिए दो पटरियों के बीच में रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। अगला है दूसरा, लकड़ी के पहिए में लोहे का रिंग हाल को गर्म करके चढ़ाया जाता है, क्योंकि हाल गर्म करने से फैल जाती है और पहिए में आराम से चली जाती है। अब वर्तमान में बैलगाड़ी जो है या तांगा गाड़ी है, इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है। पुराने समय में इनका बहुत उपयोग होता था। आपने बैलगाड़ी देखी हो तो देखा होगा कि उसके जो चाक होते हैं, चक्के होते हैं, वो लकड़ी के बने होते हैं और लकड़ी के चक्के के ऊपर लोहे का रिंग पहनाया जाता है। तो उसको कैसे पहनाते हैं? लकड़ी के पहिए के ऊपर लोहे का रिंग पहनाने के लिए उसको पहले गरम करते हैं, चारों तरफ से कंडे लगाकर उसको गरम करते हैं, और जब वो अच्छा गरम हो जाता है तो लकड़ी के जो वृत्ताकार पहिया है उसके ऊपर पहना दिया जाता है और तुरंत पानी डाल दिया जाता है, जिससे वह जकड़ लेता है लकड़ी के पहिए को और कभी निकलता नहीं है। तीसरा है, बोतल में लगी डाट को खोलने के लिए बोतल के मुंह को गर्म करते हैं। कभी कभी डाट फंस जाती है और वो निकलती नहीं है, तो क्या करते हैं, उस डाट को यदि निकालना है तो बोतल के मुंह को गर्म करते हैं, जिससे वो निकल जाती है। इसी प्रकार आप देखना, घर में भी जो कभी कभी गिलास एक के अंदर एक फंस जाते हैं, अंदर वाला गिलास ऊपर वाले गिलास से बाहर नहीं निकलता है, तो उसका तरीका ये है कि ऊपर वाले गिलास को यदि आप गर्म कर देंगे तो अंदर वाला गिलास आराम से बाहर निकल जाता है। उसका कारण ये है कि बाहर वाला गिलास फैल जाता है गर्म होकर। अब अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पानी का असामान्य प्रसार समझाइए, इसके क्या फायदे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जनरल नॉलेज का प्रश्न है। इस प्रश्न के उत्तर से आपको पता चलेगा कि जो पानी के अंदर के जीव जंतु हैं, बहुत ठंडे प्रदेशों में जब पूरी झील जम जाती है, सरोवर जम जाते हैं, नदियां जम जाती हैं, तो उस स्थिति में वो जो समुद्री जीव हैं जो पानी के अंदर तैरते हैं, जैसे मछली है, कछुआ है ना, और अन्य जीव हैं, वो कैसे जीवित रहते हैं, इसका उत्तर इस प्रश्न में आपको दिखाई देगा। उत्तर क्या है देखेंगे आप। सभी पदार्थों को ठंडा करने पर उसका आयतन घटता है, यानी घनत्व बढ़ता है, लेकिन पानी का आयतन तो ठंडे करने पर घटता है, लेकिन केवल 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही घटता है। उसके बाद उसे ठंडा करें तो आयतन भी बढ़ने लगता है ना। तो इसका क्या अर्थ हुआ
कि पानी सर्वाधिक भारी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। पानी 3 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो क्रम से हल्का होता जाता है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी से भी हल्की होती है। अब इसका क्या है, असामान्य प्रसार से लाभ क्या होता है? तो ये लाभ होता है कि ठंडे प्रदेशों में पानी के असामान्य प्रसार होने से जब झील, सरोवर, नदियां इत्यादि बर्फ से जम जाते हैं तो बर्फ हल्का होने के कारण गर्म पानी के ऊपर तैरता है ना। तो बर्फ क्या होता है, हल्का होता है तो ऊपर तैरता है और मछलियां व अन्य जीव जंतु पानी के भीतर तैरते रहते हैं, व जिंदा रहते हैं। साथ ही बर्फ ऊष्मा का कुचालक होता है जिससे अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं जा पाती। देखिए आप, ये गर्म पानी है, ऊपर बर्फ है, अंदर ये मछलियां तैर रही हैं और बर्फ ऊपर तैर रहा है और अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं जा पाती क्योंकि ये बर्फ जो होता है ये पानी का ऊष्मा का कुचालक होता है। तो इसमें यदि अपन ग्राफ खींचें आयतन और ताप के बीच में तो ये देखेंगे आप कि जैसे जैसे ताप कम होता जाता है आयतन भी कम होता जाता है। और इधर पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन सबसे कम हो जाता है, उसके बाद आयतन फिर बढ़ने लगता है। तो ये हो गया। तो ये भार और ताप के बीच में है ग्राफ, तो इसको समझ लीजिएगा आप। ये अगला टॉपिक है अपना विशिष्ट ऊष्मा, यानी स्पेसिफिक हीट। प्रश्न है, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बढ़िया से आप लोग समझ लीजिएगा। तो विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं? तो विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की होती है, जैसे सोने की, चांदी की, तांबे की, पानी की, लोहे की, है ना। तो और पदार्थ है तो रेत की भी हो सकती है, और जो यौगिक हो, चाहे तत्व हो या मिश्रण हो, सबकी अपनी अपनी विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ये परिभाषा है विशिष्ट ऊष्मा की कि कोई भी पदार्थ है उसकी विशिष्ट ऊष्मा निकालना है हमको, तो एकांक द्रव्यमान ले लेते हैं, है ना। तो उसका तापमान कितना बढ़ाते हैं अपन? 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाते हैं। तो उसके लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि m ग्राम पदार्थ का तापमान डेल्टा T बढ़ाने पर आवश्यक ऊष्मा कितनी है? डेल्टा Q है। तो 1 ग्राम, देखिए इधर पे विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा में एकांक द्रव्यमान है ना। तो 1 ग्राम, आप चाहें तो इसको किलोग्राम ले लें क्योंकि SI पद्धति में किलोग्राम लेते हैं, तो ये भी किलोग्राम हो जाएगा, ये भी किलोग्राम हो जाएगा। तो m किलोग्राम पदार्थ का ताप डेल्टा T बढ़ाने पर आवश्यक ऊष्मा बराबर कितना आ गया? डेल्टा Q। तो 1 किलोग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर आवश्यक ऊष्मा बराबर कितना हो जाएगा? डेल्टा Q बटे m डेल्टा T। यही तो विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा है। तो विशिष्ट ऊष्मा बराबर क्या आ जाएगा? डेल्टा Q बटे m डेल्टा T। विशिष्ट ऊष्मा को S से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल s से। तो अब आप देखेंगे तिर्यक गुणा यदि अपन कर लें डेल्टा Q, ऐसे टेढ़ा गुणा करते हैं तिर्यक गुणा, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा Q बराबर आ जाएगा m, ये वाला S और डेल्टा T, ये आ गया। अब हम विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक निकालेंगे। तो विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होगा? देखिए इसका मात्रक जूल हो गया,
एम का मात्रक किलोग्राम हो गया, डेल्टा टी का मात्रक केल्विन हो गया, तो हम लिख सकते हैं जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। और यदि आपको घातों में लिखना है तो ये किलोग्राम ऊपर जाके -1 हो जाएगी घात, और केल्विन की घात भी -1 हो जाएगी। अब विशिष्ट ऊष्मा का यदि हमको विमीय सूत्र निकालना है तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ये देखिए, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, तो ऊर्जा और कार्य का जो विमीय समीकरण होता है वो होता है mL²T-1 ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा m-1, और केल्विन को हम लिखेंगे K⁻⁻⁻1। अब आप देखेंगे ये घातें जुड़ती हैं यदि आधार समान है तो m की घात यहाँ 1 है, यहाँ -1, तो m की घात 0 हो जाएगी, L²T-1 हो जाएगा, K⁻⁻1 हो जाएगी। तो इस प्रकार से विशिष्ट ऊष्मा आप लोग समझ गए होंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, देखिए पानी एक बहुत स्पेशल पदार्थ है, ये आप समझिएगा। बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी वास्तव में बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ है। उसकी बहुत से गुण जो होते हैं अन्य पदार्थों से एकदम अलग होते हैं, इसलिए पानी को हम स्पेशल पदार्थ कह सकते हैं पूरे विश्व में। आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा पर एक टिप्पणी लिखो। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से समझिएगा कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा सभी पदार्थों में सर्वाधिक होती है। यानी पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो सभी पदार्थों में सबसे ज्यादा होती है। अर्थात पानी को गर्म करने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान बढ़ाने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि पानी देर से गर्म होता है और गर्म पानी देर से ठंडा होता है। दोनों चीजें हैं, पानी को गर्म करना भी कठिन है, बहुत टाइम लगता है, और ठंडा होने में भी बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, सर्वाधिक होती है। विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होने के कारण ही देखिए अब क्या क्या होता है, वो चीज आप ध्यान में रखिएगा कि पहला, समुद्र के आसपास के इलाकों में न ज्यादा गर्मी पड़ती है और न ज्यादा ठंड पड़ती है। जो समुद्री इलाके होते हैं ना, वहां पे ना तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, अब जैसे अभी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, टेम्परेचर 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच रहा है। लेकिन जो समुद्री इलाके हैं जैसे बॉम्बे है, मद्रास है, कलकत्ता है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम नहीं हो पाता। और गर्मी के दिनों में हम लोगों का टेम्परेचर, मैदानी इलाकों का टेम्परेचर 40 डिग्री और 45 डिग्री तक पहुंच जाता है। उस समय बॉम्बे में, चेन्नई में, कलकत्ता में, वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत अधिक नहीं जा पाता है, केवल इसलिए कि ये सारे शहर समुद्र के किनारे बसे हुए हैं और पानी जो होता है देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। इसी कारण यहाँ पे ये जो मौसम होता है वो ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पे और ना ज़्यादा ठंड पड़ती है। दूसरा है, रोगी की सिकाई गर्म पानी से भरी बोतलों से की जाती है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो रोगी लोग होते हैं उनकी सिकाई जो होती है तो गर्म पानी से भरी बोतल से, है ना। एक वो रबड़ का थैली आती है, उस थैली में भी पानी भर दिया जाता है, गर्म पानी, और उसको ठंडा होने में टाइम लगता है, तो सिकाई होती है। तीसरा है, खेत को पाला से बचाने के लिए किसान खेतों में पानी भर देते हैं जिससे फसलें पाला गिरने से सुरक्षित रहती हैं। अब आप लोग जानते हैं कि खेत में जो फसलें होती हैं, ज्यादा ठंड पड़ती है तो पाला गिरता है ना। तो पाला गिरने से क्या होता है कि फसलें खराब होने की संभावना रहती है। तो किसान क्या करते हैं कि उधर पे पानी भर देते हैं, तो पानी भरने से जो खेतों में गर्मी बनी रहती है ना, क्योंकि पानी देरी से ठंडा होता है, इससे फसलें पाला गिरने से सुरक्षित रहती हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा आज का टॉपिक था।
ठीक है, थैंक यू।